देखो कोई भी गैस किसी कंटेनर में अगर क्लोज होती है तो उस कंटेनर के जो प्रेशर होता है वो किस वजह से होता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं दे आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन, दे कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. व्हेन दे कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर दे एक्सर्ट अ फोर्स एंड दैट फोर्स पर यूनिट एरिया कॉन्स्टिट्यूट्स अ प्रेशर. ठीक है. अब ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मींस ग्रेटर नंबर ऑफ कोलिजन. जिस गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे उसकी कोलिजन भी ज्यादा होगी तो उसकी वजह से प्रेशर भी ज्यादा होगा. अगर अमोनिया के 6 मोल्स हैं तो अमोनिया का प्रेशर सबसे ज्यादा हो रहा होगा. नाइट्रोजन के कम मोल्स हैं तो नाइट्रोजन की वजह से जो प्रेशर होगा वो कम होगा. ठीक है. तो ओवरऑल प्रेशर तीनों को ऐड करके आ रहा होगा. ठीक है. टोटल प्रेशर ऑफ अ कंटेनर या टोटल प्रेशर ऑफ अ गैस. तो इनके इंडिविजुअल प्रेशर्स को हमने पार्शियल प्रेशर का नाम दिया. अभी समझ आई बात ऑन. चलें आगे. अच्छा. ये जो हमारे पास ये ना एक नाम से भी जाना जाता है, इसको हम ना डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर भी कहते हैं. डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. ठीक है. ये बात लिखना चाहो तो टोटल प्रेशर ऑफ अ कंटेनर ऑफ अ गैस इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ गैसेस इन दैट कंटेनर. अपने वर्ड्स में लिख लो बेशक. लिखने के लिए तो नहीं कहता, लेकिन तुम्हें बस ये आइडिया होना चाहिए कि वॉल्यूम्स और प्रेशर में जो मैंने डिफरेंस बताया वो समझ भी आना चाहिए. और क्योंकि उसकी बेसिस पे जब मैं केपी अभी बनाऊंगा तो केपी के जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो थोड़े से डिफरेंट हो जाएंगे. केपी क्या है बेसिकली. अब हमारे पास कोई रिएक्शन है जिसमें गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन्वॉल्व है. तो इसमें हम लोग एक और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं. जैसे केसी निकाला था ना तुमने. केसी में तुमने क्या किया था. कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट किया हुआ था. और इसको तुमने केसी को कहा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन. इसी तरह एक होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल प्रेशर्स. मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट जो कि अमोनिया है उस पे मोल्स 2 है तो यहाँ पे पावर 2 आ जाएगी. इसी तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन. तो ये केपी है. इसको हम कह सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. और ये कौन से प्रेशर है जब रिएक्शन होने के बाद इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड हो चुका हुआ है उसके बाद. ठीक है. तो दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल प्रेशर्स. केसी क्या था. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन. इसमें यूनिट्स कैसे निकालोगे भाई. पैस्कल्स पार्शियल भी ले सकते हो उसमें. डिपेंड करता है क्वेश्चन में प्रेशर किस यूनिट में दिया हुआ है. पैस्कल पैस्कल और पैस्कल क्यूब. तो ये ओवरऑल यूनिट आ जाएगा हमारे पास जो कि आ रहा है पैस्कल -2. या एटमॉस्फेयर भी यूनिट होता है ना प्रेशर का. तो ज्यादातर एटमॉस्फेयर यूज कर रहा होता है. कभी कभार उसने पैस्कल भी यूज किया लेकिन केमिस्ट्री में मोस्टली हम लोग एटमॉस्फेयर का यूनिट यूज कर रहे होंगे. सही है. क्लियर है यहाँ तक बात. अब इसके क्वेश्चन करने से पहले ना अब आपने यहाँ पे देखो डायरेक्ट प्रेशर नहीं रखने आपने पार्शियल प्रेशर रखने. अब क्वेश्चंस करते हैं. क्वेश्चन के थ्रू सीखते हैं इसको. पास पेपर्स पे चलते हैं डायरेक्टली. The table shows the partial pressures in equilibrium mixture formed by the Haber process. पार्शियल प्रेशर देखो डायरेक्टली पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है. नाइट्रोजन का किलो पास्कल्स में दिया हुआ है. हाइड्रोजन का अमोनिया का. व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी फॉर दिस रिएक्शन. तो आपने केपी की एक्सप्रेशन बनानी है पहले. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया हाइड्रोजन पे क्यूब आ जाएगा. नाइट्रोजन पे कुछ नहीं आएगा. अमोनिया का पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है 4000 किलो पास्कल्स. इस पे 4000 स्क्वायर. हाइड्रोजन का दिया हुआ है 8000 इस पे क्यूब. और नाइट्रोजन का दिया हुआ है 7000. बस ये सॉल्व करके आंसर निकालना है. इससे सिंपल क्वेश्चन मेरे ख्याल से नहीं हो सकता कुछ भी.
समझ आई ये बात? कितना आया शाफ? सर सर ये ये आ रहा है। क्या आ रहा है? ए, अच्छा ठीक है। 4.46 एक्सपोनेंट -9। हाँ जी सर। यूनिट का उसने बोला नहीं है, लेकिन अगर यूनिट बोलता है तो यूनिट भी निकाल सकते हो। अब यहाँ पे बस किलो पैस्कल आ जाएगा हर जगह पे। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है यूनिट निकालना तुम लोगों के लिए। चलें आगे बढ़े। सारे केसी वाले क्वेश्चंस तो हमने अच्छे खासे करे थे इसके। आज केपी वाले कर लेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन 9 का क्या आंसर होना चाहिए, वो तुमसे सिर्फ यूनिट पूछ रहा है। तुम्हारे सामने एक्सप्रेशन है, सबके सब गैसेस हैं, तो पार्शियल प्रेशर। अच्छा अब देखो, अपना टाइम बचाना है। अब तुम पूरी एक्सप्रेशन लिखो, मैं लिख रहा हूँ क्योंकि हमारा दूसरा क्वेश्चन है इसका। पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर, पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन प्रोडक्ट में डिवाइडेड बाय सारी की सारी गैसेस है ना, इसलिए मैं सबको लिख रहा हूँ। हाइड्रोजन पे 3। अब आपको एक्सप्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ यूनिट डालना है। अब ये कह रहा है किलो पैस्कल में बताना है, तो इसकी पावर 1 आएगी, इसकी पावर 1 आएगी, क्योंकि 1 मोल है। तो भाई किलो पैस्कल इंटू किलो पैस्कल, तो किलो पैस्कल स्क्वायर। और नीचे क्या आना चाहिए, किलो पैस्कल, ये 3 है और यहाँ पे 1 है, तो पावर 4 आ जाएगी। ठीक है, तो किलो पैस्कल पावर -2। चलें आगे बढ़े। तो ध्यान से सुनते रहना, अभी तो आसान आसान से चल रहे हैं ना, थोड़ा सा शिफ्ट भी मारेगा क्वेश्चन अभी। क्वेश्चन 11 से द नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन रिवर्सिबल रिएक्शन। तुम्हें एक इक्वेशन दी हुई है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी गैस और नाइट्रोजन ऑक्सीजन डाइऑक्साइड भी गैस। पार्शियल प्रेशर्स दिए हुए, इक्विलिब्रियम जब अचीव हो गया है। व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी? मेरे ख्याल से करवाने की जरूरत नहीं है, कर लोगे। ऐसा ही है ना? ऑन हमाद कर लोगे ये क्वेश्चन खुद ही, कुछ नहीं करना, एक्सप्रेशन डाल के वैल्यूज लिखनी है, पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली दिए हुए। हाँ है ना, तो कह दो, आगे बढ़ूं ताकि मैं कर लोगे ना, जी मैं सर जी सर। करवाऊं। जी सर। ठीक है, अब देखो ये वाले क्वेश्चन मैंने करवाए नहीं, लेकिन मैंने कहा है कि होमवर्क में कर लेना। अब ये ओ लेवल टाइप के क्वेश्चन जो है ना, अभी कह रहा है ये रिवर्सिबल रिएक्शन दिया हुआ है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक है। कह रहा है विच कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर विल गिव द ग्रेटेस्ट इक्विलिब्रियम हीट, मतलब प्रोडक्ट ज्यादा कैसे बनेगा जब ये राइट हैंड साइड पे ज्यादा शिफ्ट होगा। और राइट हैंड साइड पे कैसे शिफ्ट होगा, टेम्परेचर और प्रेशर को कैसे स्टडी करते हैं। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से मोर टुवर्ड्स राइट हैंड साइड होगा, मतलब हाई टेम्परेचर। और प्रेशर का कैसे देखते हैं इफेक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं, 1 और 1, यहाँ पे 2 मोल्स हैं टोटल। और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, 1 और 3, यानी 4 मोल। तो अगर इसका प्रेशर बढ़ाओगे तो ये हायर मोल से लोअर मोल यानी पीछे आ जाएगा, तो हम प्रेशर कम करेंगे, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन छोड़ना नहीं भाई, देख लेना। आसान है, लेकिन आ जाएगा तो तुम्हारे लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करके जाओ। तेरे को ये क्वेश्चन मैंने करवाया नहीं है, इससे पहले खुद करो, ना हो तो पूछ लेना। क्वेश्चन 17 वैसे हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। 18 भी देखना खुद से। अच्छा जी, अभी आ जाओ जरा इस क्वेश्चन पे।
When a sample of hydrogen iodide is warmed to a particular temperature, the equilibrium below is established. At this temperature, it is found that the partial pressure of hydrogen iodide is 28 times the partial pressure of hydrogen. What is the value of Kp at this temperature? देखो अभी तक वो तुम्हें ना प्रेशर्स की ही टर्म्स में बात कर रहा है, थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आ रहा है, लेकिन अभी भी प्रेशर्स तुम्हें बता रहा है कुछ ना कुछ करके, वरना मोल्स की टर्म्स में भी बात करेगा, अभी आगे चलेंगे ना, मोल्स बताएगा, बोलेगा प्रेशर तक पहुंचो खुद ही। ठीक है, इनिशियली जब ये स्टार्ट हुआ होगा रिएक्शन तो जाहिर है हाइड्रोजन आयोडाइड कुछ होगा, उसके बाद इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड हुआ होगा। तो एट इक्विलिब्रियम इट इज फाउंड दैट, कह रहा है कि इक्विलिब्रियम बिलो एस्टैब्लिश एट दिस टेंपरेचर इट इज फाउंड दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इज 28 टाइम्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। तो जो भी हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर है, लेट्स से मैं कह रहा हूँ वो x है, तो हाइड्रोजन आयोडाइड का कितना हो जाएगा 28x। समझ आती है यहाँ तक बात? अच्छा, आयोडीन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा? देखो हाइड्रोजन आयोडाइड आप जितना भी लोगे, तो जवाब दे रहा है इसका, हाइड्रोजन आयोडाइड आप जितना भी लोगे, वो जब वो डिकम्पोज होकर हाइड्रोजन और आयोडीन बनाएगा, तो इक्वल नंबर ऑफ मोल बनाएगा या नहीं बनाएगा, चाहे जितना भी हो। अगर मैं फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन आयोडाइड 10 मोल लूं, तो दोनों के 5 मोल बनेंगे। अगर 20 लूं तो दोनों के 10 बनेंगे, क्यों? क्योंकि दोनों 1:1 के रेशियो में है ना। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर एक्स आया है, तो आयोडीन का भी सेम इक्वल नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, तो पार्शियल प्रेशर इक्वल ही आएगा ना आयोडीन का भी, तो वो भी कितना आना चाहिए, एक्स। हाइड्रोजन आयोडाइड के बचे कितने रह गए उसके हिसाब से वो कह रहा है 28 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन, मतलब 28x। केपी की वैल्यू निकालनी है, केपी की एक्सप्रेशन बनाओगे तो क्या बनेगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, उस पर पावर 2। सही है, वैल्यूज रखनी है बस तुम्हें, और कुछ नहीं करना। हाइड्रोजन का एक्स लिया है पार्शियल प्रेशर, आयोडीन का एक्स लिया है, हाइड्रोजन आयोडाइड का 28x, लेकिन इस पे पावर 2 आ जाएगी। केपी की वैल्यू निकाल लो, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, वो साफ ही पता चल रही है कि नीचे 28 स्क्वायर होगा तो वैल्यू जो है वो काफी छोटी बनेगी, और सबसे छोटी वैल्यू एक ही दी हुई है तुम्हें। सर केपी के फॉर्मूले के अंदर ऊपर रिएक्टेंट्स नहीं, ऊपर प्रोडक्ट रखते हैं, नीचे रिएक्टेंट्स ना? जी, ऊपर प्रोडक्ट रखते हैं, नीचे रिएक्टेंट रखते हैं। समझ आ गया? किसी को कोई इश्यू है इसमें तो पूछ लो। इसका आंसर जो भी आएगा, ये तो नहीं हो सकता 784/28, नीचे 1/28 स्क्वायर बचेगा भाई, तो कुछ ऐसा ही आएगा, 1.28 एक्सपोनेंट -3 आना चाहिए। अच्छा, ये क्वेश्चन 20 जरूर करना, केसी का है। 21 अभी हम पढ़ना है 21 के बारे में, केपी और हमने ये कर रहे थे ना 32 और 33। जी सर। हाँ हाँ जी सर, ये किया था। फोर्टी फोर भी करा था, ठीक है, 6 भी करा था। ओके, 53 पे आ जाओ जरा।
डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड डिसोसिएट्स, ठीक है, इक्वेशन दी हुई है, N2O4 गैस है, NO2 बना रहा है 2 मोल्स, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस एट इक्विलिब्रियम वर फाउंड टू बी, NO2 का पार्शियल प्रेशर तुम्हें दिया हुआ है 0.33 एटमॉस्फेयर, N2O4 का दिया हुआ है 0.67 एटमॉस्फेयर, और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kp पूछ रहा है। नहीं यार, ये खुद कर लेना, कुछ भी नहीं है इसमें, इक्वेशन बना के बस इसकी वैल्यूज डाल देना, डायरेक्टली पार्शियल प्रेशर दिए हुए। मजा नहीं आ रहा। 57 भी हमने किया था, राइट, किया था रेसिप्रोकल करके, यस। हाँ भाई, a total pressure of 1 atmosphere dinitrogen tetroxide is a 50% dissociated at a temperature of 60 degrees Celsius according to the following equation। टोटल प्रेशर दिया हुआ है उसने, पार्शियल प्रेशर नहीं दिया हुआ इस बार, 1 एटमॉस्फेयर टोटल प्रेशर है। अच्छा, इक्वेशन वही है जो अभी इत्तेफाक से पीछे वाले क्वेश्चन में थी। कह रहा है 50% डिसोसिएट हो गया है, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp फॉर दिस रिएक्शन एट 60 डिग्री सेल्सियस। देखो, अगर मैं कहूं कि इनिशियली मेरे पास जो N2O4 था वो X था और ये 0 था, इसमें से एट इक्विलिब्रियम पे जो है 50% डिसोसिएट हो गया। 50% डिसोसिएट होने का क्या मतलब है कि कितना बचा रह जाएगा, X का 50% यानी 0.5X। तो NO2 कितना बना होगा, 0.5%। नहीं, देखो आपका लेट से N2O4 था X, वो 50% डिसोसिएट हुआ, मतलब इसके लेट से, मैं कह रहा हूँ X मोल्स से, मोल्स ले लो, तो 0.5 मोल डिसोसिएट हो गए ना, मतलब 0.5 टाइम्स ऑफ X डिसोसिएट हो गया। अभी इसमें देखो 1:2 का रेशियो है ना, तो जब ये इसका 1 मोल डिसोसिएट होगा तो उसका 2 बनेगा, मतलब डबल बनेगा, तो 0.5 का डबल बनेगा ना जो भी होगा, तो ये कितना होगा X इक्विलिब्रियम पे। समझ आई बात, मैं ये मोल्स ले रहा हूँ, ये X मोल था, इसमें से 0.50% डिसोसिएट हो गया, तो X का 50% कितना होगा, 0.5X, ठीक है। तो बचा कितना, 0.5X मोल, और तो 0.5 डिसोसिएट होगा, 1:2 का रेशियो है, तो 0.5 का डबल होगा X, तो NO2 कितना बनेगा, 1X। 0.5X से क्या कितना बनेगा, 1X। अगर मुश्किल हो रही है समझने में, मैथमेटिकल क्वेरी अगर हो रही है तो मैं समझ सकता हूँ, आई कैन रिलेट। अगर मैं इनिशियली अपनी मर्जी से इसको अज्यूम कर लूं कि ये था 2X और ये था 0 इनिशियली, तो एट इक्विलिब्रियम वो कह रहा है 50% डिसोसिएट हो गया N2O4, तो कितना रह जाएगा, हाफ रह जाएगा, यानी 2X में से X निकल जाएगा और सिर्फ X मोल रह जाएगा। X मोल यूज्ड अप हुआ है, मतलब 1 मोल जब N2O4 का डिसोसिएट होगा तो NO2 का 2 मोल बनेगा। X मोल जब डिसोसिएट होगा तो कितने मोल्स बनेगा, 2X ना, डबल बनेगा। अभी समझ आई। जी सर, जी समझ सर। गया। ठीक है, अगर आपने 2X ले लिया, लेकिन यूजुअली पता है होता है कि हम लोग बचपन से जो है ना अननोन को X लेता है, बोला अननोन को 2X लेने का क्या मकसद है, इसलिए मैंने ना वहाँ पे X लिया था। तो लेकिन वो डेसिमल में हम लोग खो जाते हैं, या 0.5X क्या हो गया, ये किस तरह से होगा, क्या होगा, क्यों नहीं होगा, कभी कभार होती हैं ऐसी चीजें। बहरहाल, अगर आपने जो भी आपको जो चीज समझ आ रही है, पहले उससे समझ तो लो, क्वेश्चन तक तो पहुंच जाएंगे, करना क्या है।
ये मोल्स की टर्म्स में मैंने बात की ना, 50% डिसोसिएट हो गया। मैं प्रेशर नहीं कह सकता कि प्रेशर 50% कम हो गया। मैं मोल्स की टर्म्स में बात करता हूँ 50, या तो मैं मास ले लूं, लेकिन मास तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे, मास को कहाँ एडजस्ट करोगे, तो मैंने मोल्स ले लिए। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पे N2O4 के जो मोल्स है ना, वो कितने हैं? मोल्स ऑफ N2O4 एट इक्विलिब्रियम x है, और मोल्स ऑफ NO2 एट इक्विलिब्रियम 2x है। मुझे तो केपी की एक्सप्रेशन के लिए पार्शियल प्रेशर चाहिए, तो मैं पार्शियल प्रेशर पता है कैसे निकालूंगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 निकालने के लिए मोल्स ऑफ N2O4 जो कि x है, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इन द कंटेनर। इस इक्विलिब्रियम में टोटल मोल्स कितने होंगे? x N2O4 के और 2x NO2 के, तो टोटल मोल्स कितने होंगे? x प्लस 2x दैट इज 3x, डिवाइडेड बाय 3x मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर ऑफ अ कंटेनर जो कि 1 एटमॉस्फेयर है, मल्टीप्लाई बाय 1। मतलब अगर मैं जनरलाइज फॉर्म में इसका फॉर्मूला लिखूंगा, अगर मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 निकालना है, तो मैं क्या बोलूंगा? मोल्स ऑफ N2O4 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ ऑल द गैसेस इन अ कंटेनर मल्टीप्लाई बाय प्रेशर ऑफ अ कंटेनर, टोटल प्रेशर ऑफ अ कंटेनर। तो सिर्फ प्रेशर N2O4 की वजह से कितना वो आ जाएगा, उसको हम कहेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4, जो कि कितना आ रहा है? एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1/3, और यूनिट क्या चल रहा है प्रेशर का? एटमॉस्फेयर था, 1 एटमॉस्फेयर था, तो दैट वुड बी 1/3 एटमॉस्फेयर। इसी तरह अगर मुझे पार्शियल प्रेशर NO2 का निकालना है, तो मोल्स कितने हैं NO2 के इक्विलिब्रियम पे? 2x, टोटल मोल्स इन अ कंटेनर कितने हैं? 3x मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर। ये कितना आ जाएगा? एक्स एक्स कैंसिल, 2/3 एटमॉस्फेयर। तो बेसिकली ये हमारे पास जो है ना 1/3 एटमॉस्फेयर और 2/3 एटमॉस्फेयर पार्शियल प्रेशर्स आ गए N2O4 एंड NO2 के रिस्पेक्टिवली। नाउ केपी की एक्सप्रेशन इज पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। यहाँ पे बस वैल्यूज पुट करनी है, 2/3 इस पे स्क्वायर आ जाएगा एंड 1/3। सॉल्व कर लो, बताओ क्या आंसर आ जाएगा। समझ आई ये बात? मेरा आ रहा है 4/3। सी। देखो अगर किसी को समझ नहीं आया तो मुझे बता दो, हम ये क्वेश्चन दोबारा कर लेंगे। सर ये जो पार्ट जो है 2/3 वाला वहां से रिपीट कर दो। उसके बाद तो मैंने बस फॉर्मूले में वैल्यूज रखी हैं केपी की एक्सप्रेशन बना के। चलो छोड़ो, दोबारा कर लेते पूरा, क्या याद करोगे। क्वेश्चन देखो, पढ़ो, कह रहा है अ टोटल प्रेशर किसी भी कंटेनर का। देखो इस कंटेनर में जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड होगा तो दो तरह की गैसेस होंगी ना, N2O4 और NO2, दोनों के अपने अपने मोल्स होंगे इक्विलिब्रियम पे। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूं कि मोल्स ऑफ N2O4 जो है वो 5 मोल है और NO2 के जो है वो 3 मोल है, और टोटल प्रेशर जो है ना इस पूरे कंटेनर का वो है 1 एटमॉस्फेयर, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 कैसे निकालोगे आप? मोल्स ऑफ N2O4 जो कि 5 है डिवाइड बाय टोटल मोल्स इन अ कंटेनर, फ्रैक्शन निकाल लो, एक तरह से परसेंटेज निकाल लो। तो 5 + 3 इज 8 मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर ऑफ अ कंटेनर 1। इसी तरह NO2 का पार्शियल प्रेशर कैसे निकालोगे? मोल्स ऑफ NO2 डिवाइड बाय टोटल मोल्स इन अ कंटेनर मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर ऑफ अ कंटेनर। तो सिर्फ NO2 का पार्शियल प्रेशर आ जाएगा, N2O4 का पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। अब यहाँ पे इसने जो है ना क्वेश्चन को किस तरह से घुमाया, इसने बोला टोटल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है
डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड इज 50% डिसोसिएटेड, 50% डिसोसिएट हो गया। अब मोल्स वोल्स उसने कुछ बताया नहीं, बस सिर्फ इतना बताया 50% डिसोसिएट हो गया। लेकिन तुम्हें मोल रेशियो से ये तो पता चल रहा है ना कि N2O4 का जब भी 1 मोल डिसोसिएट होगा तो NO2 का 2 मोल बनेगा, यानी डबल होगा। मतलब N2O4 जितना भी डिसोसिएट होगा उसका डबल NO2 बन जाएगा। 50% डिसोसिएट होता है तो 100% बन जाएगा। मैंने आपसे कहा कि अगर हम X ले लें इसको, इनिशियली हमारे पास सिर्फ N2O4 है जो कि मैंने ले लिया X मोल, तो NO2 0 है। लेकिन जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड होगा तो इसका 50% डिसोसिएट हो चुका हुआ है। कितना डिसोसिएट हो गया है? 50%। तो x का 50% कितना होगा? 0.5x। 1x का आधा कितना होगा? 0.5x ना। 0.5% डिसोसिएट हो गया तो बचा कितना रह जाएगा इक्विलिब्रियम पे? 0.5x। अच्छा, कितना डिसोसिएट हुआ है? 0.5x। तो NO2 कितना बनेगा? 1:2 का रेशियो, मतलब डबल बनेगा। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब ये जो NO2 बनेगा वो 2 × 0.5x बनेगा। 2 × 0.5x को मैं 1x भी लिख सकता हूँ ना, यानी सिर्फ x भी लिख सकता हूँ। ये मोल्स एट इक्विलिब्रियम है, 0.5x और x, N2O4 के 0.5x और NO2 के x। तो टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम अगर मैं तुमसे पूछूं दोनों सारी गैसेस की, वैसे अब इसमें 2 ही हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं, जैसे हेबर प्रोसेस में 3 होती हैं। तो कितना होगा? 0.5x प्लस x विच इज 1.5x। अब मुझे दोनों गैसेस के अलग अलग पार्शियल प्रेशर निकालना है। N2O4 का पार्शियल प्रेशर निकालूंगा तो N2O4 का मोल्स कितना है कंटेनर में? 0.5x एट इक्विलिब्रियम। पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम निकाल रहा हूँ ना, क्योंकि केपी में इक्विलिब्रियम पे जो भी चीज होगी वो रखूंगा। टोटल मोल्स गैस का कंटेनर में 1.5x है, टोटल प्रेशर उसने बताया हुआ 1 एटमॉस्फेयर। तो मेरे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 आ जाएगा। इसी तरह अगर मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 निकालना है तो मोल्स ऑफ NO2 एट इक्विलिब्रियम जो कि x है डिवाइड बाय टोटल मोल्स इन अ कंटेनर 1.5x इनटू टोटल प्रेशर। समझ आई अब बात? तो आंसर तो वही आएंगे, 1/3 एटमॉस्फेयर इसका आया था और 1 डिवाइडेड बाय 1.5 इसका आया था 2/3 एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्यों? क्योंकि ये जो प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर में दिया हुआ है। अब अगर आप केपी की एक्सप्रेशन में ये चीज वैल्यूज रखो तो केपी की एक्सप्रेशन क्या बनेगी? पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट जो कि 2 मोल्स है तो इस पे स्क्वायर आ गया, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में NO2 है जो कि 2/3, इस पे स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट में 1/3 है। ठीक है, तो ये बन रहा है 4/3 एटमॉस्फेयर। अच्छा, यूनिट जो है ना, यूनिट तो निकालना पड़ेगा ना। ऊपर क्या होगा? एटमॉस्फेयर स्क्वायर, क्योंकि पार्शियल प्रेशर स्क्वायर और नीचे से एटमॉस्फेयर, तो अल्टीमेट यूनिट क्या बन जाएगा? एटमॉस्फेयर। सब में ATM दिया हुआ है तो वो कोई इशू नहीं है निकालना, ना निकालो जरूरत नहीं है, लेकिन वैल्यू जो है वो 4/3 है। अभी बताओ समझ आ गई या दोबारा रिपीट करना है? चलें आगे। जी, at high temperature steam decomposes into its elements according to the following equation। ये होमवर्क में करोगे या मैं करवाऊं? एक बार पढ़ लो, वैसा ही है लेकिन थोड़ी सी परसेंटेजेस डिफरेंट है। In one experiment at 1 atmosphere pressure, it was found that 20% of the steam had been converted into hydrogen and oxygen. What are the values of the equilibrium partial pressures?
खुद से करोगे तो खुशी होगी मुझे, कर लोगे, आगे बढ़ जाओ, छोड़ दूं इस क्वेश्चन को, वरना प्रैक्टिस के लिए भी ऐसा कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं तुम्हारे पास। हाँ, ये मैं जरूर तुम लोगों को करवाऊंगा। In an experiment, B mole of hydrogen iodide were put into a sealed vessel under pressure P. At equilibrium, X mole of hydrogen iodide had dissociated, the reaction being represented by the following equation. Which expression for Kp is correct? थोड़ा सा ट्राई करोगे इसको, साथ साथ करो, मैं बताता जा रहा हूँ लेकिन अपना भी दिमाग लगाओ। देखो, बी मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड लिया है उसने सील वेसल में इनिशियली। एट इक्विलिब्रियम एक्स मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड हैड डिसोसिएटेड। इनिशियल क्या कह रहा है वो, बी मोल लिया है, ये 0 0 होगा। एट इक्विलिब्रियम उसमें से कह रहा है कि एक्स मोल डिसोसिएट हो गया, मतलब एक्स माइनस कर दोगे तो इक्विलिब्रियम पे क्या बचा रह जाएगा, बी माइनस एक्स लिखोगे उसको ऑब्वियसली, ठीक है। बी में से एक्स माइनस कर दिया, बी माइनस एक्स बचा रह गया, लेकिन डिसोसिएट कितना हुआ, एक्स। तो हाइड्रोजन और आयोडीन कितना बनेगा, x/2। x/2 हाफ बनेगा ना, 0.5x या x/2। हाइड्रोजन भी x/2 बनेगा क्योंकि 2 से 1 मोल है, 2:1 का रेशियो, मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड जितना भी डिसोसिएट होगा हाइड्रोजन उसका हाफ बनेगा और आयोडीन भी उसका हाफ बनेगा क्योंकि वो भी 2:1 है। तो ये बेसिकली मेरे मोल्स एट इक्विलिब्रियम। तो टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितने होंगे वो अगर निकालने हैं तो मैं इन सबको ऐड कर दूंगा ना, b माइनस एक्स प्लस x/2 प्लस x/2, ये कितना बन जाएगा शाफ, b b b बचेगा ना, b बचेगा। x/2 x हो गया, माइनस हाँ x जी, प्लस x। ये x हो गया और माइनस x प्लस x इज b। तो टोटल मोल्स हो गए एट इक्विलिब्रियम b मोल। पार्शियल प्रेशर्स कैसे निकालोगे, टोटल मोल्स पता चल गए, मोल्स इंडिविजुअल मोल्स एट इक्विलिब्रियम तुम्हें पता है, पार्शियल मोल्स पता है तुम्हें। अगर तुम्हें पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड निकालना है तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड कितना है इक्विलिब्रियम पे, b माइनस एक्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स b मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है उसने, कहाँ गया, p अंडर प्रेशर p दिया हुआ है तो मैं p लूंगा, सारे अल्फाबेट्स दिए हुए, वैल्यूज कोई नहीं दी हुई, सही है। अब इसको इसी तरह से लिखेंगे, आगे आगे सिंप्लीफाई तो हो नहीं सकता ये। हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर, हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं, x/2 डिवाइडेड बाय b मल्टीप्लाई बाय p। तो इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करके लिख दिया तो x/2b इंटू p। इसी तरह क्योंकि आयोडीन के भी सेम ही मोल्स हैं तो इसकी भी एक्सप्रेशन सेम ही बनेगी, x/2b इंटू p। सही है, यहाँ तक बात समझ आती है सबको। जी Kp की एक्सप्रेशन क्या बनाओगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन, प्रोडक्ट में जो दिया हुआ है पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड जो आपका रिएक्टेंट में दिया हुआ है। अच्छा जी, हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर कितना आया, x/2b इंटू पी। आयोडीन का कितना आया, x/2b इंटू पी सेम। और हाइड्रोजन आयोडाइड का कितना आया, b माइनस एक्स ओवर बी
इंटू पी। इसको सिंप्लीफाई करो, इनमें से कोई एक एक्सप्रेशन बन जाएगी। अब अगर तुम सिंप्लीफाई थोड़ा सा ध्यान से करना। अच्छा यहाँ पे ना नीचे स्क्वायर भी है ना, तो स्क्वायर भी लगा दो। अब बाकी सारी मैथ्स है, अब इसकी मैथ्स बुरी है तो कुछ नहीं हो सकता। मुर्तुजा कर सकते हो उसको आगे? सर कोशिश कर रहे हैं। बायो वाले यहाँ पे परेशान हो जाते हैं थोड़ा ना। देखो यहाँ तक लिख लिया है तुमने, मैं थोड़ा स्क्रीन में जाके करनी पड़ेगी आगे वर्किंग करने के लिए ना, तो यहाँ तक लिख लो पहले सब कुछ। ऑन क्लास 9:30 खत्म होगी। स्क्रीन आगे कर दूं जरा? सर जो हाइड्रोजन का प्रेशर निकाला है उसमें एंड में 2b कैसे हो गया? हाइड्रोजन का जो प्रेशर निकाला है, देखो न्यूमरेटर में x/2 था ना, ये 2 मैंने नीचे लिख दिया है। ये देखो इसको यूं लिखेंगे ना, x/2 डिवाइडेड बाय p। तो जब मैं मल्टीप्लाई का साइन लगाता हूँ यहाँ पे, तो वो 1/b हो जाएगा ना। p अलग चल रहा है, p अलग ही चलाओ। ये x/2b लिख सकते हैं ना इसको। p न्यूमरेटर में, ये न्यूमरेटर में ही रहेगा। ठीक है। देखो इसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं है। अभी दोनों एक ही चीज है ना, x/2b इंटू p न्यूमरेटर में। तो मैं x² और अपना 2 2 जा 4 p² डायरेक्ट अगर लिख दूं, और p², मतलब इन आंसर ये कैसे आ एक रहा ही है? है ना आंसर। सर आंसर कौन सा था? आंसर अभी निकालेंगे तो पता चलेगा ना। वैसे इसका आंसर था मेरा डी। सी आ रहा है। अच्छा डी आ रहा है। तुम्हारा शार्प डी आ रहा है, तुम ऐसा करोगे तो फिर बाकी क्या करेंगे? नहीं मेरा सी आया था, वेट मैं फिर से देख लूं, गलती की है वो। अच्छा नीचे क्या है? नीचे देखो ना उसको, मतलब ज्यादा क्या कहते हैं, कुछ b-x² ही रखो। मतलब b-x पे मैंने स्क्वायर अलग कर दिया, p पे स्क्वायर अलग कर दिया, और नीचे जो डिनोमिनेटर में b है ना, उस पे स्क्वायर अलग कर देंगे। तो देखो p² तो कैंसिल हो जाएगा, सेम सेम है। मेरे पास बाकी क्या बचा? x² डिवाइडेड बाय 4b² डिवाइडेड। अच्छा मैं ना ये पूरी वाली जो डिवीजन है ना, इसको मैं डिवाइड का साइन करके लिखता हूँ, ताकि जब रेसिप्रोकल करें तो समझ आए कि चीज हुई क्या है। अब ये डिवीजन का साइन सॉल्व करने के लिए आगे मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हो ना, तो सामने वाली चीज क्या हो जाती है? रेसिप्रोकल। अब b² कैंसिल होगा इसमें, ऊपर न्यूमरेटर में क्या बचेगा? x², डिनोमिनेटर में क्या बचेगा? 4 और b-x²। हाँ भाई, हमाद समझ आई बात? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था, कैसे आया ये? कहाँ से पूछ रहे हो मरियम? सॉल्व पूछ रहे हो कैसे किया? हाँ अच्छा सॉल्व कैसे किया? बस जो हम बचपन से अलजबरा पढ़ रहे हैं वही किए मैंने। मैं यहाँ से दोबारा बता देता हूँ। देखो x/2b, p जो है ये, इस पे मैंने टोटल स्क्वायर कर दिया, क्योंकि दोनों एक ही टर्म है ना,
दो बार मल्टीप्लाई हो रही है तो मैंने स्क्वायर कर दिया। और नीचे वाली चीज जो है वो b माइनस एक्स थी, स्क्वायर था तो मैंने इस पे भी स्क्वायर कर दिया, इसके साथ p था इस पे भी स्क्वायर कर दिया, उसके डिनोमिनेटर में p था इस पे भी स्क्वायर कर दिया। तो ऊपर वाला न्यूमरेटर अगर मैं देखूं तो एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर सर और पी टू तो बी उन्होंने स्क्वायर गिवन नहीं किया था, पी तो उन्होंने दिया नहीं था, तो फिर पी कैसे आया बीच में? पी टोटल प्रेशर गिवन था ना, जब हमने पी तो यहाँ से लेके चल रहे हैं आगे, पार्शियल प्रेशर जब निकाले थे तो पी तो सबका साथ लेके चले थे हम लोग, और ये गिवन था यार वैसे सिलेंडर प्रेशर पी। सर मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, पी कहाँ से लिया है, पी कैसे आया? क्योंकि पी तो क्वेश्चन में गिवन नहीं था। तो पी गिवन ये था। रहा ना क्वेश्चन में, गिवन ये रहा ना। टोटल पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए आप क्या करते हो, मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। हाइड्रोजन आयोडाइड के इक्विलिब्रियम पे मोल से b माइनस एक्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ एट इक्विलिब्रियम, जो तीनों के ऐड करके निकाला था जो कि b आ रहा था, मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर ऑफ अ कंटेनर जो कि p था, तो p तो सबके साथ चला था आगे। जब मेरा डी आ गया, मैंने असल में वो डिनोमिनेटर पे स्क्वायर नहीं लगाया था। मरियम आया समझ? सर थोड़ा बहुत आया अभी। अच्छा, ऑन हमाद जवेरिया मोइस राहिम जी सर समझ गया। तहमीना तंजीम अरसलान और कौन है, राहिम उमर तहमीना मुर्तजा। मुर्तजा तुम्हें तो आना चाहिए, मुनीब भी आया हुआ है आज तो भाई, क्या बात हो गई। हाँ भाई समझ आ गया है सबको? कोई ऐसा जिसको नहीं समझ आया ना हैंड रेस कर दे ताकि मैं दोबारा समझा दूं। देखो मैथ्स तो तुम्हें सॉल्व करनी पड़ेगी ना, अब ये तुम करते तो आए हो बचपन से, तो इसमें कोई नई चीज नहीं आ गई है। हाँ केमिस्ट्री में इतनी सारी मैथ्स क्यों डाली है उसने, ये गलत बात है, नहीं डालनी चाहिए थी, लेकिन ये क्वेश्चन काफी पुराना है, 2002 का है, आया हुआ है। इसी तरह के और भी आगे आए लेकिन इतने मुश्किल नहीं आए, लेकिन आए जरूर है। आई थिंक चलते हैं आगे फिर। देखो क्वेश्चन दोबारा करना ही है, ऐसा नहीं कि बस करवा दिया तो आगे दोबारा प्रैक्टिस करोगे, जब भी शायद ना आए तुम्हारा पहली बार में। सर ये आप ये सब क्लासरूम में कब अपलोड कर रहे हैं? एएस तो हुआ हुआ है ऑलरेडी। वो है, अच्छा। ये गूगल क्लासरूम पे मैं कब अपलोड कर रहा हूँ ये सारे लेक्चर, देखो मैं भेज तो रहा हूँ, मैं बोल भी रहा हूँ मैं कर दूंगा, लेकिन मैं करूंगा नहीं, तो पर टाइम नहीं है। ठीक है, तो आप लोग खुद से कोई गूगल क्लासरूम बनाना चाहो तो बना सकते हो इन लेक्चर्स का। सर आप ये लेक्चर्स ग्रुप में तो भेज रहे हैं ना? हाँ ग्रुप में भेज रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप पे सारे लाइन से मैंने भेजे हुए हैं। अच्छा जी, ये वाला क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है, ऑन, नो प्रॉब्लम। बड़ा क्वेश्चन,
इसमें कह रहा है 2 bulb R and S connected by a mercury manometer and held in a thermostat as shown. The volume of R is twice that of S. R contains gas X at the same temperature as nitrogen in S. ठीक है, टेम्परेचर सेम है दोनों के. When the temperature is increased, which gas in bulb R would cause the mercury level in the right hand limb? Right hand limb ये वाला है, ठीक है, of the manometer to rise. सही है. अच्छा, अब X में उसने गैसेस, S में तो नाइट्रोजन है, R बल्ब में जो गैस है वो उसने बताई नहीं है. अब वो डिफरेंट ऑप्शन में डिफरेंट गैसेस बताएगा. अब ऑप्शन 1 में उसने बताया N2F4 2NF4 और इसका इंथैल्पी चेंज है पॉजिटिव, फॉरवर्ड डायरेक्शन में. मतलब अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ये फॉरवर्ड जाएगा राइट हैंड साइड पे. मोर प्रोडक्ट विल फॉर्म. जब ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस देखो ज्यादा है प्रोडक्ट में, तो ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस होंगे ना. अगर फॉर एग्जांपल इसके 2 मोल थे तो प्रोडक्ट के 4 मोल हो जाएंगे कन्वर्ट होने के बाद. तो प्रोडक्ट के मोल ज्यादा बनेंगे इसमें. जब नंबर ऑफ मोल ज्यादा बनेंगे गैस के तो प्रेशर ज्यादा होगा. प्रेशर ज्यादा होगा तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा अप्लाई होगा तो मैनोमीटर में लेवल जो है वो राइट हैंड साइड पे ऊपर चला जाएगा. मैनोमीटर पता है ना, वो लेवल फिजिक्स में पढ़ते हो ना मैनोमीटर. आती है ना ये बात समझ? जी सर. तो 1 जी में सर. तो होगा. 2 में कह रहा है, 2 में जो इक्वेशन दी हुई है ना उसका इंथैल्पी चेंज नेगेटिव है. अब अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो प्रोडक्ट साइड पे आपके क्या कहते हैं मोल्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे. लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे जाने से क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे ना, लेफ्ट हैंड साइड पे भी तो गैस ही है. अगर कोई ये बोले कि भाई आप लेफ्ट पे चला गया तो प्रेशर कम हो जाएगा, नहीं, ये बात गलत हो जाएगी. अगर टेम्परेचर बढ़ा है और इक्विलिब्रियम लेफ्ट हैंड साइड पे अगर गया है तो इस केस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कम नहीं होंगे. रिएक्टेंट भी तो गैस है तो वो उतने ही रहेंगे. लेकिन इसमें देखने वाली चीज क्या है कि हाँ दोनों में 1:1 का रेशियो है. तो जितने मोल यहाँ से निकलेंगे प्रोडक्ट साइड से जो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होंगे तो इक्वल ही रहेंगे. अगर यहाँ से 5 मोल प्रोडक्ट के खत्म होकर रिएक्टेंट बना लिया है वापस उसने, तो 5 यहाँ से निकल के यहाँ आ जाएगा, रहेगा तो 5 ही ना. लेकिन पहली वाली इक्वेशन में ऐसा नहीं था. पहली वाली इक्वेशन में अगर 2 यहाँ से कन्वर्ट खत्म हुए रिएक्टेंट साइड से तो प्रोडक्ट साइड पे 4 हो गए, बड़े हैं. लेकिन इक्विलिब्रियम 2 जो दिया हुआ है, स्टेटमेंट 2 की जो इक्वेशन दी हुई है, चाहे उसमें इक्विलिब्रियम आगे जाए चाहे पीछे जाए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस पे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1:1 का रेशियो है. अगर आगे भी जा रहा होता रिएक्टेंट के 5 मोल यूज्ड अप होके प्रोडक्ट के बनाते तो 5 मोल रिएक्टेंट साइड पे खत्म होते और प्रोडक्ट साइड पे बढ़ जाते, तो फर्क क्या पड़ता? 5 पहले थे, 5 अब भी हैं. लेकिन जो इक्वेशन 1 है ना स्टेटमेंट 1 की, उसमें फर्क पड़ेगा. अगर आगे जा रहा है इक्विलिब्रियम तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कंटेनर में ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि अगर रिएक्टेंट के 2 मोल थे तो प्रोडक्ट के 4 मोल होंगे. हाँ अगर पीछे जा रहा होता तो उल्टी बात होती, कम हो जाते. लेकिन इक्वेशन 2 में चाहे आगे जाए चाहे पीछे जाए प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस पे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. चाहे जितने आगे जाएंगे तो उतने पीछे से खत्म होंगे और आगे उतने बढ़ जाएंगे, तो टोटल तो वही रहना है. लेकिन इक्वेशन 1 में जब आगे जाएगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस बढ़ेंगे और अगर पीछे जाएगी उसका इक्विलिब्रियम तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस कम होंगे. जहां पे क्योंकि एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो टेम्परेचर बढ़ाने से वो आगे गया तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस बढ़े. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस बढ़ेंगे तो बल्ब आर में प्रेशर बढ़ेगा. बल्ब आर में प्रेशर बढ़ेगा तो मैनोमीटर में जो मर्करी है वो लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे जाएगा तो राइट हैंड साइड पे ऊपर जाएगा. तो वो ये पूछ रहा था कि राइट हैंड साइड पे ऊपर गया है तो कौन सी ऐसी गैसेस हो सकती है जो इस चीज को फेवर करेंगी टेम्परेचर बढ़ाने पे. तो 1 वाली तो करेगी लेकिन 2 वाली नहीं करेगी. 2 वाली पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर. अच्छा, थर्ड स्टेटमेंट है नाइट्रोजन. देखो एक्स में नाइट्रोजन और आर बल्ब आर में भी नाइट्रोजन और एस में भी नाइट्रोजन है. जब दोनों नाइट्रोजन नाइट्रोजन है
टेम्परेचर बढ़ाओगे, अब इक्विलिब्रिया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक सवाल ये आता है कि आपने टेम्परेचर बढ़ाने से या कम करने से इक्विलिब्रिया की पोजीशन तो डिस्कस कर ली है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी तो बढ़ती है। तो जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो ज्यादा फोर्स से टकराएंगे, ज्यादा फोर्स से टकराएंगे तो ज्यादा प्रेशर। बिल्कुल सही बात है ये। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से जो काइनेटिक एनर्जी की वजह से प्रेशर बढ़ेगा वो तो दोनों में इक्वली बढ़ेगा ना, क्योंकि ये आपने इन दोनों बल्ब को टेम्परेचर डायरेक्ट एक ओवन में रखा हुआ है, थर्मोस्टेट में एक साथ अंदर रखा हुआ है, तो टेम्परेचर तो दोनों का बढ़ रहा है। अगर आर बल्ब की गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा तो एस बल्ब की गैस का भी तो टेम्परेचर बढ़ ही रहा है ना। टेम्परेचर बढ़ाने से जो प्रेशर में चेंज आ रहा है वो इक्वल आ रहा है, इसलिए यहाँ पे प्रेशर इक्वली इंक्रीज होगा। लेकिन इक्विलिब्रिया कन्वर्ट होने की वजह से इक्वेशन 1 का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस भी बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से एक्स में प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा। तो सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट 1 ऐसी है जिसकी वजह से आपका प्रेशर का डिफरेंस चेंज हो जाएगा और राइट हैंड साइड पे मर्करी का लेवल ऊपर चला जाएगा। तो इसका आंसर बनेगा डी। हाँ भाई, सर सेकंड ऑप्शन इसलिए गलत है ना क्योंकि उसका डेल्टा एच नेगेटिव है। सेकंड ऑप्शन इसलिए गलत है कि डेल्टा एच नेगेटिव तो है, लेकिन अगर डेल्टा एच पॉजिटिव होता तो भी इसका टेम्परेचर बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि सर मोल्स इक्वल है इसी वजह से। यस, मोल्स इक्वल है इस वजह से। देखो, अगर पीछे भी गया है तो क्या पीछे जाने पे गैस नहीं बनी है? बनी तो है ना। तो मोल्स तो बढ़ने चाहिए, लेकिन जितने कम हुए प्रोडक्ट के उतने ही रिएक्टेंट के बढ़ गए। अगर मैं कह रहा हूँ कि प्रोडक्ट के 5 मोल कन्वर्ट हुए, पीछे गए, रिएक्टेंट के 5 बन गए, तो प्रोडक्ट के 5 कम भी तो हुए, वो भी तो कैंसिल करो। लेकिन इक्वेशन 1 में ऐसा नहीं है। इक्वेशन 1 में अगर रिएक्टेंट के वो आगे गया है रिएक्शन, तो 5 मोल रिएक्टेंट के कन्वर्ट हुए हैं प्रोडक्ट में, लेकिन 1:2 का रेशियो है, तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट के तो 5 मोल जीरो हो गए, लेकिन प्रोडक्ट के बदले में 10 मोल बने। तो पहले 5 थे, अब 10 हैं। ठीक है, ये बात समझना जरूरी है थोड़ा। ठीक है सर। आ गया समझ? चलो थोड़ा सा और ना इस चैप्टर को खत्म ही कर देते हैं आज। देखो, ओ लेवल में अगर तुमसे एसिड की डेफिनेशन पूछते थे तो तुम क्या कहते थे? एसिड आर द सब्सटेंसेस दैट गिव H पॉजिटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, ऐसा ही है ना। और अगर तुमसे बेस या अल्कली की डेफिनेशन पूछते थे तुम क्या कहते थे? व्हिच गिव्स OH नेगेटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। ये डेफिनेशन ओ लेवल में तो लगती थी, कुछ एग्जांपल ऐसी हैं जिसमें यहाँ पे डेफिनेशन फेल कर जाती है। ठीक है, कौन सी है एग्जांपल वो भी आगे अभी देखोगे, लेकिन ये डेफिनेशन इसको हम कहते थे, ये जिन्होंने ये हमें दी थी ना, उसका नाम था आर्हीनियस। इसको हम कहते हैं आर्हीनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस। लेकिन ये डेफिनेशन ना हर जगह नहीं लगती। उसके बाद इन्होंने रिवाइज करके डेफिनेशन दी, वो दी ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ने। ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी, तो इसको हम कहते हैं ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस। बस ये ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी का नाम याद रखना, आर्हीनियस जरूरत नहीं है याद रखने की। अच्छा, इनकी डेफिनेशन क्या थी? इन्होंने बोला कि जो एसिड्स होते हैं ना, एसिड्स आर द प्रोटॉन डोनर्स। एसिड वो होते हैं जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं। प्रोटॉन क्या? H पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव आयन को प्रोटॉन पता है ना क्यों कहते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन एटम जो होता है उसके पास एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन्स तो होते नहीं है उसके पास।
जब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन भी लूज कर देता है, H पॉजिटिव आयन बना लेता है, तो उसके पास सिर्फ कुछ नहीं रह जाता, बस के एक प्रोटॉन रह जाता है, इसलिए इसको सिर्फ प्रोटॉन भी कहते हैं, H पॉजिटिव आयन को। एसिड आर द प्रोटॉन डोनर्स, और बेस की उन्होंने डेफिनेशन दी, बेसिस आर द प्रोटॉन एक्सेप्टर्स। ठीक है, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं बेसिस, हर वो चीज जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है वो बेस है, और हर वो चीज जो प्रोटॉन यानी H पॉजिटिव आयन डोनेट करती है वो एसिड है। तो आज के बाद आप लोग एसिड एंड बेसिस की ये डेफिनेशन ध्यान में रखोगे, यही पूरी एएस में और यही पूरी A2 में चलने वाली है आगे। सही है। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर एसिड कोई HCl उसको पानी में डालो, तो देखो क्या होता है, क्या हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा HCl में से और वाटर के पास जाएगा, तो वाटर बन जाएगा H3O+1 आयन, और Cl नेगेटिव रह जाएगा वहां पे। ये बेसिकली H3O पॉजिटिव आयन, इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सोनियम आयन। हम लोग ओ लेवल में सिंप्लीफाइड फॉर्म में उसको यूं लिख देते हैं HCl H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव पानी में डालने पे, लेकिन असल में H पॉजिटिव नहीं बनता है, वो H3O पॉजिटिव आयन बनता है। और तुम लोगों को H3O पॉजिटिव, तुम लोगों ने बॉन्डिंग में मेरे साथ पढ़ा है ना, इसकी बॉन्डिंग क्या होती है, वाटर ये होता है, ऑक्सीजन के बाद 2 लोन पेयर होते हैं, H पॉजिटिव आयन जब एसिड से निकल के बिल्कुल भूखा नंगा, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके पास, ऑक्सीजन के पास जाएगा, तो ऑक्सीजन क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव आयन को देता है, और फिर ये लोग आपस में क्या बॉन्ड बना लेते हैं, डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। याद आया? जिसकी वजह से इसमें पूरा प्लस चार्ज आ जाएगा, H3O+ आयन। तो इसमें से जो वाटर है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है ना, H2O H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर रहा है, और HCl जो है वो H पॉजिटिव आयन दे रहा है। तो एसिड कौन सा हुआ इसमें से, HCl, और वाटर यहाँ पे ऐसा क्या बिहेव कर रहा है, एज अ बेस। एज पर द ब्रॉन्स्टेड लॉरी, by definition water is a base because it is accepting a proton. सही है। इसी तरह जैसे अमोनिया है, उसको पानी में डालो, अब अमोनिया इज अ बेस, राइट। अब जैसे हम बेस की डेफिनेशन कभी भी ये नहीं कहते, ओ लेवल में भी नहीं कहते थे कि वो हाइड्रोक्साइड आयन देता है, हम कहते थे कि वो बेस होता है जो एसिड से रिएक्ट करता है, और जो सॉल्युबल बेसिस होती हैं वो एल्कलीज बनाती हैं। हाँ, एल्कलीज जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन दे सकती हैं, इट डोनेट्स OH नेगेटिव आयन, लेकिन सारी बेसिस के लिए वो डेफिनेशन तो नहीं लगेगी ना, वो तो सिर्फ अल्कली के लिए लगेगी फिर। इसलिए ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ने ऐसी डेफिनेशन दी जो सारी बेसिस को कवर कर ले, कि वो बेस चाहे जो भी हो वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगी। अब जैसे अमोनिया है और उसको पानी में डाला, अच्छा ये रिवर्सिबल रिएक्शन बनता है, इसमें अमोनिया जो है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, NH4+1 आयन अमोनिया माइन बना लेगा, और वाटर के पास जो हाइड्रोजन था वो निकल के अमोनिया के पास गया, तो वाटर रह जाएगा OH-1। तो इसमें प्रोटॉन किसने डोनेट किया, वाटर ने इस बार H पॉजिटिव आयन डोनेट किया, तो ये एज अ एसिड काम कर रहा है वाटर। अमोनिया ने H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट किया, अमोनिया आयन में भी डेटिव बॉन्डिंग होती है, वो भी तुम लोगों ने बनाई है इस तरह से जो थी। तो अमोनिया ने H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट किया है, तो वो एज अ बेस काम कर रहा है। अच्छा, जब ये रिएक्शन वापस जाएगा, मतलब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा, तो फिर अमोनिया आयन जो है वो उसके पास क्योंकि H है एक्स्ट्रा, तो वो वापस डोनेट करेगा वाटर OH नेगेटिव आयन को, तो H पॉजिटिव आयन डोनर जो है वो फिर अमोनिया आयन बन जाएगा। तो जब ये रिएक्शन लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा, तो उस वक्त अमोनिया आयन एज अ एसिड काम कर रहा होगा, और OH नेगेटिव आयन वापस H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करके वाटर बन जाएगा, तो वो एज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर काम करेगा OH नेगेटिव आयन, तो वो क्या कहलाएगा फिर, बेस। अब रिवर्सिबल रिएक्शन में
दोनों साइड पे एसिड और बेस है, तो उनको डिफरेंशिएट करने के लिए ना एक दूसरे से, कि दोनों साइड पे एसिड एसिड, लेफ्ट वाले को अगर मैंने एसिड बोला है तो राइट वाले एसिड को फिर मैं बोलूंगा कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट, CONJUGAT, कॉन्जुगेट। और लेफ्ट वाली बेस को मैं कहूंगा कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जू एसिड, कॉन्जू बेस शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं। ये चीज याद रहेगी। अगर तुमसे पूछा जाए कि भाई एसिड और बेस आइडेंटिफाई करना है किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में, तो वहां पे काम आएगा। अभी मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ उसका, ये लिख लो तो फिर बता दो, आगे बढ़ते हैं। लिखिए, आगे बढ़ाऊं। सर एक सेकंड। डन। जी सर, डन। जी सर। इसका क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ ना तुम लोगों को। हमाद, वो शनोबिल याद है तुम्हें? ये देखो, इसका यहाँ भी क्वेश्चन आया हुआ है। जी सर। होंगे भाई। पेपर 2 में मिल जाता है वैसे इसका क्वेश्चन, यहाँ पे आसान सी चीज है, आसान सा कॉन्सेप्ट है। 45 क्वेश्चन देख लो इसका एक। Which row correctly describes the behavior of each of the substance in the equilibrium mixture? अब दोनों के दोनों एसिड हैं, तो तुम तो बोलोगे भाई दोनों एसिड हैं, डायरेक्ट दोनों टिक करो, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। सही है। इसमें से देखो, नाइट्रिक एसिड HNO3 था, एक हाइड्रोजन था, लेकिन वो H2NO3 हो गया, मतलब इसने एक्सेप्ट किया है ना H पॉजिटिव आयन। जब H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट किया है तो नाइट्रिक एसिड को एज अ बेस बोलोगे। सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4 था, H2SO4 से HSO4 नेगेटिव हो गया, मतलब एक हाइड्रोजन कम हुआ है इसमें, डोनेट किया हाइड्रोजन, तो एज एन एसिड काम कर रहा होगा। जब ये रिएक्शन उल्टा वापस आएगा तो H2NO3, अब उल्टा जब वापस आ रहा है तो H2NO3 HNO3 बनेगा ऑब्वियसली, एक हाइड्रोजन कम होगा तो वो एज एन एसिड काम करेगा और HSO4 एज अ बेस काम कर लेगा। सही है, गॉट इट? जी। ये आसान सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है। पेपर 2 में इसके थोड़ा क्वेश्चन मिल जाएंगे ज्यादा, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा पेपर 2 भी कर लेंगे, इससे होगा होमवर्क में कर लो, और अगर जो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा वो पूछ लो तो ज्यादा बेटर हो जाएगा, चैप्टर लिपट जाएगा पूरा, नहीं तो फिर
करवाना पड़ेंगे इसको भी। 40 भी देख लो। Sulfur dioxide is used as a preservative in wine making. The following equation describe how sulfur dioxide dissolves. Which statement about these two reaction is correct? HSO3 negative ion act as a base. इसको कह रहा है as a base act हो रहा है। देखो जब ये रिएक्शन पीछे आएगा तो जाहिर है यहाँ पे H पॉजिटिव आयन है, यही एक्सेप्ट करेगा ना उसको, और तो कोई है नहीं एक्सेप्ट करने के लिए। ये एक्सेप्ट करके पीछे आएगा तो ये हाँ एज अ बेस काम कर रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन बाकी ऑप्शन गलत क्यों है वो आपको देखने पड़ेंगे। अच्छा, सी ऑप्शन SO3 2 नेगेटिव आयन एक्ट एज एन एसिड, तो ये इक्विलिब्रिया जब पीछे आएगा तो ये H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करेगा, तो ये भी एज अ बेस काम करेगा, एसिड थोड़ी काम करेगा। तो इसने एसिड लिखा हुआ है इसलिए ये गलत है। हाँ, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में हम लोग रिडॉक्स में पढ़ेंगे, लेकिन तुम लोगों ने ओ लेवल में तो पढ़ा है ना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है जो किसी चीज को ऑक्सीडाइज करा दे, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है जो किसी चीज को रिड्यूस करा दे। और जब कोई चीज किसी चीज को ऑक्सीडाइज करा देती है तो खुद वो क्या हो जाती है, रिड्यूस्ड हो जाती है। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो खुद रिड्यूस्ड हो रहा होता है। और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो हमारे पास एक वेल नोन रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, इसको मैं तुम्हें रिडॉक्स रिएक्शन में याद भी करवाऊंगा कि सल्फर डाइऑक्साइड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है हमारे पास, सल्फर डाइऑक्साइड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज नहीं होता है। ये हम चीज याद करेंगे। उसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल तुम्हें उसके अलावा मैं ना तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना भी सिखाऊंगा रिडॉक्स रिएक्शन में, तो तुम्हें ये भी देख के बता सकते हो कि सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इस रिएक्शन में SO2 की वो +4 है, और जब HSO3 नेगेटिव बन गया, ये चीज हम सीखेंगे क्योंकि ओ लेवल में ये पहले तो थी सिलेबस में, बाद में निकाल दी थी। पता नहीं तुम लोगों ने पढ़ी है नहीं पढ़ी है, कि अगर यहाँ पे मैं सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो ये आएगी -1 +6 -1, तो ये आएगी +6। ठीक है, और ये +4 से +6 हो रहा है, मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब रिडक्शन होती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर यहाँ रिड्यूस्ड हो रहा है। ठीक है, सॉरी रिड्यूस कह रहा हूँ, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तभी तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है। तो जब वो खुद ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है तो वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करना चाहिए उसको। ये बात वैसे याद भी होनी चाहिए कि सल्फर डाइऑक्साइड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है, लेकिन अब अगर तुम्हें कोई नहीं याद या कोई ऐसी उसने चीज दे दी है तो फिर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के ये डिसाइड करेंगे कि क्या ये रिड्यूस हो रहा है क्या ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो इसको हम ना आगे रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ेंगे, तो ये वहां पे मिल जाएगा आपको। तो इस पे पेंडिंग चाहो तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो क्वेश्चन। बाकी जो है इसके पेपर 1 जितने बचे हैं वो करो सारे, पेपर 2 के क्वेश्चंस करो। पेपर 2 बड़ा आसान लगेगा तुम्हें, मैं खुद करवा दूंगा तुम्हें कुछ, लेकिन अगर खुद से कर लोगे वो क्वेश्चंस पूछ लोगे जिनमें तुम्हें प्रॉब्लम है जो तुमसे नहीं हुए, तो वो ज्यादा बेटर हो जाएगा हम सबके लिए। ठीक है, और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, वरना आप लोग जा सकते हो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।